Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book means Environmental Studies book of class 5th in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक एंड एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं वी हैव कंप्लीटेड द 6th लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो। हम लोग पिछले वीडियो में 6th लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई हैव गिवन यू मैनी क्वेश्चन आंसर्स विच वर केम इन मिडिल ऑफ द लेसन, जो कि लेसन के बीच बीच में आए थे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूं एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एज आई टोल्ड यू इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में जरूर कर लिया होगा एंड यू आर शोइंग द नोटबुक ऑन सैटरडे एवरी सैटरडे, और आशा करता हूं कि हर सैटरडे को आप अपनी नोटबुक शो करते होंगे एंड यू शुड ट्राई टू लर्न देम आल्सो। और ये जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसको लर्न करने की भी कोशिश करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द 6th लेसन को कंप्लीट करने के बाद में टुडे वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आज हमें स्टार्ट करने हैं एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन। और इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ज्यादा नहीं हैं, वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स देयर आर सम समरी पॉइंट ऑफ दिस लेसन। हर लेसन के लास्ट में कुछ समरी पॉइंट दिए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उस लेसन के। चैप्टर रिकॉल यानी चैप्टर को वापस याद करने के लिए कुछ खास पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। लेट्स रीड आउट देम, आइए उनको पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीड्स यानी बीज जर्मिनेट यानी अंकुरित होते हैं। बीज अंकुरित होते हैं इन फेवरेबल कंडीशंस ओनली। इन यानी में, फेवरेबल यानी अनुकूल, कंडीशंस यानी परिस्थितियों, ओनली यानी केवल। बीज अंकुरित होते हैं केवल अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियां मतलब उस बीज को जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना तापमान चाहिए उतना तापमान उसको मिले, जितनी उसको एयर चाहिए, हवा चाहिए वो उसको मिले, जितना उसको गीलापन चाहिए उतना गीलापन यानी मॉइस्चर उसको मिले। ये उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। हर बीज की अपनी अपनी अलग अलग फेवरेबल कंडीशन होती है। किसी बीज को अंकुरित होने के लिए ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है, किसी को टेम्परेचर कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो हर एक जो सीड होता है, बीज होता है, वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस में ही जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। नंबर 2, सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे, ग्रो यानी उगते हैं, विदाउट सीड्स आल्सो। विदाउट यानी बिना, सीड्स यानी बीजों के, आल्सो यानी भी। कुछ पौधे बिना बीजों के भी उगते हैं, विदाउट सीड भी उगते हैं। तो जैसे कि आलू के बारे में हमने पढ़ा, पत्थर चट्टा के बारे में हमने पढ़ा, रोज के बारे में हमने पढ़ा कि वो सीड से जर्मिनेट नहीं होते हैं, वो प्लांट के किसी पार्ट से वो आगे न्यू प्लांट उसमें डेवलप हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो विदाउट सीड जर्मिनेट होते हैं, बिना बीज के ही उगते हैं। नंबर 3, सीड्स आर डिस्पर्स्ड। डिस्पर्जल हमने पढ़ा है यानी प्रसार होना, बीजों का दूर दूर तक फैलना। डिस्पर्स्ड यानी प्रसारित होते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड, बीज प्रसारित होते हैं, दूर दूर तक फैलते हैं। डिस्पर्स्ड अवे यानी दूर दूर तक फैलते हैं। एवरीवेयर यानी हर कहीं, हर जगह है। इन डिफरेंट वेज, कई प्रकार से, कई तरीकों से। कई तरीकों से जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, फैलते हैं, दूर दूर तक पहुंचते हैं। दीज आर द सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के कुछ ये मेन पॉइंट्स थे विच वी हैव रीड आउट, जो हमने पढ़े हैं। एंड नाउ द एक्सरसाइज इज बिगिनिंग।
ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हो गई है। यू हैव टू नोट डाउन दिस टॉपिक एक्सरसाइज इन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की स्टार्टिंग से पहले आपको ये एक्सरसाइज जो वर्ड है, जो टॉपिक है, वो नोट डाउन करना है। देन यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करना है। टेल अबाउट, टेल यानी बताइए, अबाउट यानी बारे में, द फेवरेबल कंडीशंस अनुकूल परिस्थितियों के बारे में, अनुकूल परिस्थितियों के बारे में बताइए। टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस के बारे में बताइए। नीडेड यानी जो जरूरत होती है, जिनकी जरूरत होती है, जो नीडेड होती है। फॉर जर्मिनेशन ऑफ फूड सीड्स, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए यानी बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए यानी सीड्स के जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस नीडेड होती है, जो अनुकूल परिस्थितियां जरूरी होती है, उनके बारे में बताइए। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल कहलाती है, या वो कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए सूटेबल मॉइस्चर यानी उचित नमी, नमी का मतलब होता है गीलापन, सूटेबल मॉइस्चर उचित नमी, टेम्परेचर यानी कि तापमान, एंड एयर और हवा आर नीडेड, ये जरूरी होते हैं। तो जो फेवरेबल कंडीशन पूछी गई है तो वो फेवरेबल कंडीशन 3 चीजों के आधार पर होती है। एक तो सूटेबल मॉइस्चर यानी अनुकूल नमी, ऐसे ही सूटेबल टेम्परेचर यानी कि अनुकूल तापमान, एंड सूटेबल एयर और उसको अनुकूल हवा आर नीडेड, ये जरूरत होती है। तो ये वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि हर एक बीज को जरूरी होती है जर्मिनेशन के लिए। फिर से बोल रहा हूं, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए सूटेबल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड एयर आर नीडेड, ये जरूरी होती है। यू हैव टू नोट डाउन दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन आपको छोड़नी है। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम, नेम यानी नाम बताइए, एनी 1 प्लांट, किसी एक पौधे का, विच ग्रोज जो उगता है, किसी एक ऐसे प्लांट का नेम बताइए जो ग्रो करता है, जो उगता है, विदाउट सीड, बिना बीज के उगने वाले किसी एक प्लांट का नाम बताइए, एंड मेक इट्स डायग्राम, और इसका डायग्राम बनाइए, इसका चित्र बनाइए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा पोटैटो, POTATO। पोटैटो जो होता है वो विदाउट सीड जर्मिनेट होता है, विदाउट सीड ग्रो होता है, बिना सीड के ही वो ग्रो होता है यानी उगता है। इसका चित्र आपको बनाना है ये वाला, ये पोटैटो है, ये जर्मिनेट हो रहा है इस तरह से। तो ये आपको इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स दिया हुआ है डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको नोटबुक में ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। पोटैटो लिखना है आंसर में और फिर ये डायग्राम बनाना है। जो कलर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वही कलर आपको यूज करने हैं इसके लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, क्या है प्रसार बीजों का, बीजों का प्रसार क्या होता है, डिस्पर्सल क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है, यानी कि बीजों का प्रसार क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस,
सीड्स स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, बीज बिखरते हैं। सीड्स स्कैटर, बीज बिखरते हैं इन डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों में। बीज बिखरते हैं अलग अलग स्थानों में विद हाई स्पीड विंड, तेज गति की हवा से। दे फ्लो विद वाटर, वे बहते हैं पानी के साथ। और या दे में स्टक, स्टक यानी अटकना, में का प्रयोग होता है संभावना के लिए। दे में स्टक, या वो अटक सकते हैं ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की चोंच के साथ, चोंच के ऊपर। यानी वो दूर दूर तक बिखरते हैं बीज, और कैसे वो दूर दूर तक जाते हैं वो बताया गया है, फिर से बताना चाहूंगा। सीड्स स्कैटर, बीज बिखरते हैं इन डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों में। विद हाई, अब कैसे कैसे बिखरते हैं, विद यानी साथ में, किन किन विधियों के साथ में बिखरते हैं। विद हाई स्पीड विंड, तेज गति की हवा से उड़ के चले जाते हैं। दे फ्लो विद वाटर, वे बहते हैं पानी के साथ, कई बार पानी के साथ बह के चले जाते हैं। और या दे में स्टक, या वो अटक सकते हैं ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स, यानी पक्षियों की चोंच पे अटक के भी जा सकते हैं। एंड बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, या कई बार वो एनिमल्स की बॉडी यानी जानवरों के शरीर में भी अटक जाते हैं। दिस फिनोमिनॉन, ये घटना, फिनोमिनॉन यानी घटना, दिस फिनोमिनॉन, ये घटना ऑफ स्कैटरिंग यानी बिखरने की, ये जो बीजों के बिखरने की घटना है। दिस फिनोमिनॉन ऑफ स्कैटरिंग, ये बिखरने की घटना ऑफ सीड्स यानी बीजों के बिखरने की ये घटना इज नॉन, जानी जाती है एज डिस्पर्सल, प्रसार के रूप में, यानी प्रसार कहलाती है। बीजों के बिखरने की ये घटना जो होती है, जिसमें बीज दूर दूर तक बिखरते हैं, और कैसे बिखरते हैं, वाटर के साथ फ्लो कर सकते हैं, हाई स्पीड विंड के साथ वो फ्लाई कर सकते हैं, या वो स्टक कर सकते हैं, अटक सकते हैं बर्ड्स की बीक में भी या एनिमल्स की बॉडी में भी। और इस तरह से ये जो फिनोमिना होती है, ये जो घटना होती है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स यानी सीड्स की स्कैटरिंग यानी बिखरने की जो ये घटना होती है, ये जानी जाती है डिस्पर्सल के रूप में, यानी इसको डिस्पर्सल कहते हैं, प्रसार कहते हैं। यू हैव टू राइट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर आपको लिखना है। डोंट फॉरगेट टू लीव ए ब्लैंक लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी क्वेश्चन आंसर। हर क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने के बाद लाइन को लीव करना न भूलें। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, हाउ यानी कैसे, कैसे मनुष्य डिस्पर्स यानी फैलना होता है, फैलाना होता है, फैलाते हैं, डू का प्रयोग हुआ ना इसलिए फैलाते हैं, ताते ती जुड़ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, डू डज का प्रयोग होता है, तो मेन वर्ब में जब हिंदी बनती है तो मेन वर्ब के साथ ताती ते जुड़ जाता है। हाउ यानी कैसे, ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, डिस्पर्स यानी फैलाते हैं, सीड्स यानी बीजों को। मनुष्य बीजों को कैसे फैलाते हैं, तो यहां पर ये लिखा है, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आंसर आपको लिखना है कि मनुष्य कैसे फैलाते हैं बीजों को। मनुष्य ऐसा क्या करता है कि वो उसके थ्रू भी बीज दूर दूर तक चले जाते हैं, कैसे डिस्पर्स करता है। पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना। पीपल माइग्रेट, लोग स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, माइग्रेट होते हैं। एंड सेटल डाउन, और बसते हैं, सेटल डाउन होना यानी बस जाना। माइग्रेट होते हैं लोग और बस जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। एट अदर प्लेसेज, दूसरे स्थानों पर। एंड दे टेक सीड्स, और वे ले जाते हैं बीजों को। प्लांट्स यानी पौधों को, एनिमल्स यानी जानवरों को, अलोंग विद देम, उनके साथ। यानी लोग
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, कहीं नए स्थान पर जाके सेटल हो जाते हैं, बस जाते हैं, और वो अपने स्थान पर कई बार जानवरों को ले जाते हैं, एनिमल्स को, कई बार प्लांट्स को ले जाते हैं, और कई बार बीजों को ले जाते हैं, अलोंग विद देम यानी उनके साथ में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विच हेल्प्स जो कि मदद करता है, ए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बीजों के प्रसार में। इस तरह से बीजों का प्रसार होता है मनुष्यों के द्वारा, कि मनुष्य कैसे ले जाते हैं, कैसे डिस्पर्स करते हैं, ये यहां पर पूछा गया था। तो मनुष्य इस तरह से बीजों का प्रसार करते हैं। मनुष्य माइग्रेट होते हैं, एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और अपने साथ कई बार बीजों को, जानवरों को, प्लांट्स को ले जाते हैं, और इस तरह से वो डिस्पर्स होते हैं, प्रसारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर लिविंग ए ब्लैंक लाइन, नेम 5 प्लांट्स, 5 पौधों के नाम लिखिए, विच केम जो आए थे, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विदेशी देशों से, इनटू इंडिया भारत में। ऐसे 5 प्लांट्स के नेम बताइए जो विदेशों से भारत में आए थे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल, ये टेबल आपको बनानी है। फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल इज सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम ऑफ दिस टेबल इज प्लांट, and third column of this table is name of country. There are you have to fill the first column 1 2 3 4 5. फर्स्ट कॉलम जो आपको फिल करना है वो 1 2 3 4 5 से करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको प्लांट लिखना है टी यानी चाय, ये आई थी चाइना से। सेकंड नंबर पर है कॉफी, इट केम फ्रॉम अफ्रीका। ऑन द थर्ड नंबर लेडी फिंगर, इट केम फ्रॉम अफ्रीका। ऑन द फोर्थ नंबर कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, इट केम फ्रॉम यूरोप। एंड इन ऑन द फिफ्थ नंबर पीज यानी मटर, इट केम फ्रॉम यूरोप। यू हैव टू फिल दिस टेबल लाइक दिस, इस तरह से आपको ये टेबल भरनी है। एंड यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे, और इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। आफ्टर दीज 5 क्वेश्चंस, इन 5 क्वेश्चंस के बाद में एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन प्रकार के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द नेम ऑफ एनी 3 फूड आइटम्स, किन्हीं 3 खाने के आइटम्स के नाम मेंशन कीजिए यानी उल्लेखित कीजिए। विच यू ईट, जो आप खाते हैं, जो आप खाते हैं, ऐसे 3 कोई आइटम बताइए, फूड आइटम। विच आर नॉट मेंशनड इन द चैप्टर, जो कि इस चैप्टर में मेंशन नहीं हुए हैं। ऐसे 3 कोई खाने के आइटम बताने हैं जो इस चैप्टर में नहीं आए हैं, इस चैप्टर में नहीं मेंशन हुए हैं। आल्सो टेल, और ये भी बताएं, विच पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स, कि इन प्लांट्स के कौन सा भाग, इन प्लांट्स का कौन सा पार्ट, डू यू ईट, तुम खाते हो। 3 आइटम भी बताने हैं, और ये भी बताना है कि जो ये प्लांट है, जो चीज आप खाते हो, उसका प्लांट जो है, उसका कौन सा पार्ट आप ईट करते हो। इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में आप कौन सा हिस्सा उसका यूज करते हो। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। नंबर 1 कॉलीफ्लावर, पहले नंबर पे आपको लिखना है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। फूल गोभी का फूल यूज करते हैं अपन, फ्लावर डैश करके लिखना है फ्लावर, यानी फूल गोभी का हम क्या यूज करते हैं, फूल यूज करते हैं, फ्लावर यूज करते हैं। नंबर 2 पे है रेडिश यानी मूली, मूली का हम रूट यूज करते हैं यानी जड़ यूज करते हैं। जो हम मूली खाते हैं वो रूट होती है, वो जड़ होती है। नंबर 3 पे लिखना है स्पिनिच, स्पिनिच का मतलब होता है पालक, पालक की हम लीव्स यूज करते हैं यानी पत्तियां यूज करते हैं। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 3 चीजें भी हमने बता दी है, और इनका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं ये भी हमने बता दिया है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट, स्वास्थ्य का क्या फायदा है। हेल्थ बेनिफिट यानी स्वास्थ्य का फायदा। हेल्थ बेनिफिट क्या है, ऑफ कंज्यूमिंग, उपयोग करने से, स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी अंकुरित अनाज, कई अनाजों को हम अंकुरित करके खाते हैं।
जिनको स्प्राउटेड ग्रेन्स कहते हैं। तो अंकुरित अनाज को खाने के क्या फायदे हैं हेल्थ में, स्वास्थ्य में क्या फायदे होते हैं। मेंशन एनी वन सच बेनिफिट, ऐसा कोई एक बेनिफिट, एक फायदा मेंशन कीजिए यानी उल्लेखित कीजिए। तो यहां पर मैंने लिखा है स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी अंकुरित अनाज हैव यानी रखते हैं मोर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। जो अंकुरित अनाज होते हैं वो ज्यादा उपलब्ध पोषक पदार्थ रखते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक पदार्थ। हमारे शरीर को कई आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व। तो जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी अंकुरित अनाज, हैव यानी रखते हैं मोर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। ये उगे हुए जो अनाज होते हैं वो ज्यादा उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स रखते हैं देन मैच्योर ग्रेन्स, पके हुए अनाज की तुलना में। एक तो पका हुआ अनाज खाते हैं अपन, एक उगा हुआ अनाज खाते हैं। तो ये जो पका हुआ अनाज हम खाते हैं, जो पका करके हम खाते हैं, मैच्योर ग्रेन जो हम खाते हैं, उसकी तुलना में जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होता है, जो अंकुरित अनाज होता है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रखता है। फिर फुल स्टॉप के बाद में दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, और इनमें ये न्यूट्रिएंट्स शामिल है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं अंकुरित अनाज में? एक तो लिखना है आपको फोलेट, कोमा विटामिन सी, कोमा जिंक, कोमा मैग्नीशियम एंड प्रोटीन। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसमें होते हैं अंकुरित अनाज जो है स्प्राउटेड ग्रेन्स इसमें। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ प्लांट्स, पौधों की, विच हैव बीन ब्रॉट, जो कि लाए गए हैं, इनटू इंडिया, भारत में, फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से। ऐसे 5 पौधों के नामों की लिस्ट बनानी है जो दूसरे देशों से लाए गए हैं। इसमें मैंने लिखा है सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो टेबल बनाई थी आपने वो की वही टेबल इसमें बनानी है। उसमें भी 5 प्लांट पूछे जो थे जो फॉरेन कंट्री से भारत में आए हैं, इसमें भी सेम यही पूछा है। तो जो टेबल आपने क्वेश्चन नंबर 5 में बनाई थी वो की वही टेबल आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बनानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वर गिवन, यदि आपको दिया जाता है, एन ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया जाता है, यदि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है, टू ग्रो ए प्लांट, एक प्लांट उगाने का। यदि आपको एक विकल्प दिया जाता है एक प्लांट उगाने का इन योर हाउस, तुम्हारे घर में, आपको कहा जाता है कि आपको घर में एक प्लांट उगाना है। विच प्लांट यानी कौन सा पौधा वुड बी योर चॉइस, आपकी चॉइस होगा, एंड वाई, और क्यों होगा। तो आप कौन सा पौधा उगाना चाहोगे और क्यों उगाना चाहोगे वो पौधा। तो मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है, आई वुड ग्रो, मैं उगाऊंगा, द गिलोय वाइन, गिलोय की बेल, आई वुड ग्रो, मैं उगाना चाहूंगा, द गिलोय वाइन, गिलोय की बेल, इन, यहां पर 2 बार लिख दिया मैंने इन माई हाउस, मेरे घर में, मैं मेरे घर में गिलोय की वाइन यानी बेल उगाना चाहूंगा, बिकॉज, क्योंकि, इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत उपयोगी है, एज ए मेडिसिन आल्सो, एक दवाई के रूप में भी। गिलोय की जो बेल होती है बहुत आसानी से उग जाती है घर में और दवाई के रूप में बहुत उपयोगी होती है। ये अपनी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, बुखार में इसकी डंडी को काट के पानी में उबाल के अपन पिए ना, तो ये सारी चीजें से हम बच सकते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है ये, और ये घरों में उगाना चाहिए। इसलिए अगर मौका मिला उगाने का तो हम गिलोय वाइन उगाना चाहेंगे, गिलोय की बेल उगाना चाहेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है मेडिसिन में भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी वन आइटम, एक आइटम का नाम बताइए,
विच कैन बी स्प्राउटेड, जिसको स्प्राउटेड किया जा सकता है, अंकुरित किया जा सकता है। वैसे तो देखो कई चीज़ों को अंकुरित किया जा सकता है, चने को, चौले को, मोठ को, मूंग को, बहुत सारी चीज़ों को हम अंकुरित कर सकते हैं। अंकुरित करने के लिए क्या करना है, सुबह जैसे भिगो दिया पानी में उनको, शाम को पानी से निकाल के गीले एक कपड़े में बांध के लटका दो, दूसरे दिन उग जाएंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे। तो कोई एक प्लांट का नाम बताना है जिसको हम स्प्राउटेड कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है मूंग, MOONG, मूंग। मूंग बहुत आसानी से अंकुरित होते हैं। अगर आप दिन भर में भी भिगो करके उसको लटकाते हो रात को, तो सुबह तक अंकुरित हो जाते हैं, वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो ये आपको मूंग लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। द लेसन नंबर 6 एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीटेड नाउ। लेसन नंबर 6 और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट लेसन नंबर 7। अगला लेसन हमें स्टार्ट करना है। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हम अपने अगले वीडियो में इस अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। टिल दैट कंप्लीट योर रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड शो योर नोटबुक ऑन Saturday. Okay dear students, have a nice day. See you and bye.